Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. आज जो हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं बड़ा ही सिंपल टॉपिक है विच इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये टॉपिक पे क्वेश्चंस दोस्तों वैसे तो कम आए हैं अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी एम लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। और बहुत ही आसान है और बड़ा बोरिंग भी है। बोरिंग इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ नहीं है ज़्यादा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मीनिंग को समझने के अलावा बाकी चीज़ें खाली एक्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या कानून समय समय पर पास किए गए हैं वो हम इसके बारे में जानेंगे। बट लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आइए हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जानते हैं डिटेल में। जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात होती है दोस्तों, प्लीज़ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपने दिमाग में लाइए। 2011 में इसको पास किया गया और उसके थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कि भाई अमेंड करके कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करती है सेटअप करने के लिए। अब किसको एम्पावर करती है और क्या क्या पावर्स हैं आइए देखते हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स, मैं आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ही ज़्यादातर अथॉरिटी या पावर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पूरे मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो क्या क्या प्रोविजन है दोस्तों इस एक्ट के, आइए हम डिटेल में देखते हैं। पहला है दोस्तों, मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी द फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 19(1). सो सोचिए, मतलब राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट बना दिया गया बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 में इसको ऐड किया गया। सो अगर आप नहीं जानते कि आर्टिकल 19 क्या है तो प्लीज गो एंड चेक आउट माई लेक्चर ऑन फंडामेंटल राइट्स, वहां आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों, इंक्लूडेड डीपीएसपी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज 43(b)(2). बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट भी ऐड किया और डीपीएसपी भी बनाया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट किया जाए। प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 43 के बी में, वो भी उसके सब क्लॉज 2 में इसको ऐड किया गया है। तो ये सब देखिए दोस्तों, रटने वाली चीजें। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बड़ा रटने वाली बातें बता रहा है, बट लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पर आसान है, इंटरेस्टिंग भी है। सो इसी के साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कि मेरे डीपीएसपी के लेक्चर को जरूर जाके देखें। वहां पे मैंने डीपीएसपी को डिटेल में डिस्कस किया है, आर्टिकल 43 क्या है और उसके प्रोविजंस क्या है। It also added a new part 9(b) in the constitution entitled cooperative societies, जिसमें आर्टिकल 243(z)(h) से 243(z)(t) तक के प्रोविजंस हैं। अब देखिए दोस्तों, एक पूरा का पूरा पार्ट ऐड कर दिया गया। सोचिए, नाइन्थ पार्ट का बी सेक्शन 9(b) कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पूरा ऐड कर दिया गया, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम से उस पार्ट को बनाया गया है और इसमें आर्टिकल्स 243(z)(h) से 243(z)(t) के प्रोविजंस दिए गए। अब किया क्यों दोस्तों 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। The cooperative sector does a significant contribution to economy, but the weakness in safeguarding interests of members and fulfillment of objectives, that is election being postponed indefinitely, nominated office bearers, administrators remain in charge for a long time, reduces accountability in management to the member, inadequate professionalism management, poor services, low productivity। क्या होता है दोस्तों, देखिए कि पहले तो आप ये समझिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं क्या। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब ये हुआ कि ऐसी एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल जो खुद अपने रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इट इज काइंड ऑफ लाइक कि आपको जो भी नीड है, एक सोसाइटी की जो भी नीड है, लोग आपस में आके कोऑपरेट करते हैं और उस नीड को फुलफिल करने के लिए एक संस्था को सेटअप करते हैं। दैट इज नोन एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब वो एक राशन की दुकान के फॉर्म में हो सकता है, वो एक जिम्नेजियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हो सकता है, वो क्लब हाउस की फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो किसी भी और नीड को एड्रेस करते हुए हो सकता है।
जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा अमूल, विच वाज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये भी एक तरह से क्या है, तो इट इज लाइक अ स्मॉल कंपनी, कंपनी से थोड़ा इसमें अंतर, और जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इसके शेयर्स को ओन करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि भाई, यही बात है कि लोग सब मतलब अपने अपने रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद लेने को आपस में तैयार होते हैं। दैट इज व्हाट यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपस में कोऑपरेट करके अपनी नीड्स को फुलफिल करने की संस्था। जैसे कि मान लीजिए एक राशन की दुकान है, उस राशन की दुकान का जो शेयर होंगे वो सभी व्यक्ति के पास खुद होंगे, और सभी व्यक्ति उसके खुद मालिक होंगे बाय द नंबर ऑफ शेयर दैट दे होल्ड, ठीक है। और जिस तरह से कंपनी को चलाया जाता है उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी चलाया जाता है। लेकिन अब इसके फायदे क्या हैं दोस्तों, और बनाया क्यों गया है? फायदे इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि मान लीजिए कोई किराना की दुकान है, तो किराना की दुकान में यदि लोग, पब्लिक जो उससे खरीद रही है, सर्विसेज ले रही है, वो खुद अगर उसमें ओनर होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों की उस दुकान के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि चोरी चमारी होने से लोग खुद इंश्योर करेंगे कि बचे, क्योंकि अगर उस दुकान का लॉस होता है तो कहीं ना कहीं इंसान का खुद भी लॉस होगा जो उसमें शेयर में भागीदारी है जिसका, ठीक है। तो इसीलिए सभी लोग जब आपस में उसके शेयर के मालिक होते हैं, तो सभी लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में खुद की और एक दूसरे की भी लेने को तैयार हो पाते हैं। इसी वजह से कोऑपरेटिव सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे देश में, जो किसी भी देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल और कॉर्पोरेट कंपनी से ये थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि कंपनीज प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, वेयर एज जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो प्रॉफिट से ज्यादा उनका जो मोटिव होता है वो होता है जो लोग इनके भागीदारी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके रिसोर्सेज और नीड्स की पूर्ति की जा सके बिना किसी प्रॉब्लम के, समस्या के, और रिस्पॉन्सिबल तरीके से। ये होता है दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव। प्रॉफिट उनका मेन मोटिव नहीं होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर लगभग इसका भले ही एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह होता है, लेकिन जो पर्पस होता है, इसका पर्पस और इसका एम्स और ऑब्जेक्टिव्स टोटली डिफरेंट होते हैं, राइट। वो उम्मीद है आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आया होगा। तो अब होता क्या है दोस्तों कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भारत देश हमारा है उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर पहले बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। जैसे कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म बहुत कम था, इसके अलावा इलेक्शंस टाइम पे नहीं होते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, ऑफिस कौन करेगा, इसमें कंफ्यूजन हुआ करती थी। बहुत सारे इश्यूज तरह तरह के समय समय पे फेस किए जा रहे थे। इसी वजह से जो है सरकार ने देखा कि भाई कोऑपरेटिव सेक्टर हमारे देश का पिछड़ रहा है, बहुत सारे इसमें लूप होल्स देखे जा रहे हैं, बहुत सारे इनएडिक्वेसीज देखी जा रही हैं। इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा एक नया अमेंडमेंट लेकर के वो आए, बाय 97th अमेंडमेंट, जिन्होंने कोऑपरेटिव जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को उन्होंने रिफॉर्म करने का, एक नए तरीके से उनको जन्म देने का, उनको आगे पुश करने का जो डिसीजन है वो लिया, ठीक है। तो cooperative society is subject enumerated in entry 32 state list of 7 schedule and state legislature enacted legislations. Growth of cooperative large scale and envisaged part of efforts for securing social and economic justice and equitable distribution of fruits of development in order to ensure democratic, autonomous and professional functioning of these amendments were done. आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों समझने वाला वो है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। कोई आपसे पूछे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाया जाता है, यदि आप आंसर लिखेंगे तो आपको आंसर में लिखना होगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर सिक्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बताया कि जब लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने नीड्स को फुलफिल करने की, उनको शेयर की तरह उसको होल्ड करेंगे, तो डेफिनेटली लोगों की नीड्स बेटर तरीके से फुलफिल हो पाएंगी, ठीक है। और ऑब्वियसली दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है कि स्टेट लिस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया है, और इससे समझ में आपको क्लियरली आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे वो स्टेट टू स्टेट डिफर करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेजिस्लेशन बनाएगा, ठीक। तो इसलिए हर स्टेट में, किसी भी स्टेट में फिक्स नियम कानून नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर अपने अपने टाइम टू टाइम इन चीजों को वेरी कर सकता है। अब क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या चीजों को वेरी कर सकता है, कैसे कैसे उसकी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, एक ओवरऑल ब्रीफ व्यू मैं आपको देता हूँ।
सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इनकॉर्पोरेशन की। इनकॉर्पोरेशन बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। अभी मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर उनको इनकॉर्पोरेट करेगा। इनफैक्ट उनके रेगुलेशन के लिए, वाइंडिंग अप के लिए सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो भी स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल एंड मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड एन ऑटोनोमस फंक्शनिंग, ये जो प्रिंसिपल है दोस्तों, जनरली इन प्रिंसिपल्स को सेंटर में रखा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाते टाइम। ये देखा जाता है कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, और दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कॉमन सेंसिकल। ठीक है, कि भाई मेंबर्स का डेमोक्रेटिक तरीके से कंट्रोल हो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो, ये सारी चीजें डेफिनेटली होनी ही चाहिए फॉर हेल्दी वर्किंग ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। नंबर एंड टाइम ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बड़ी सिंपल बात है कि कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपल सी बात है, जब स्टेट लिस्ट में इसका नाम है सब्जेक्ट का, तो अगेन बोर्ड में कितने नंबर मेंबर्स होंगे, कितने डायरेक्टर होंगे, सारी की सारी चीजें डिसाइड कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एक्ट में प्रोविजन दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 21। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग, कई स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकता है बदमाशी कर दें और अपने मन से अनाप शनाप जिसको मुंह आया उठा के देख के भाई डायरेक्टर बना दिया, जिसको मुंह आया देख के डायरेक्टर बना दिया। तो भैया एक लिमिटेशन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 100 लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने शेयर होल्ड कर रहे हैं, 100 के 100 डायरेक्टर हैं, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो एक मैक्सिमम सीलिंग सेट की हुई है, 21 से ऊपर नहीं हो सकते। अच्छा, रिजर्वेशन डेफिनेटली इसमें दिया गया है इसका प्रोविजन, क्योंकि रिजर्वेशन भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है भारत के पॉलिटिक्स का, उससे आप जुदा नहीं कर सकते भारत को। तो इसलिए एससीज के लिए, एसटीज के लिए एक एक सीट रिजर्व की गई है, और विमेन के लिए 2 सीट रिजर्व की गई है फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हर कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनके लिए रिजर्व सीट होनी पड़ेगी, और यहाँ से इन कैटेगरी से लोगों को लेना पड़ेगा। टर्म ऑफ मेंबर्स इज 5 years फ्रॉम इलेक्शन डेट। ठीक, तो जो मेंबर्स होंगे बोर्ड के, इलेक्ट होंगे, 5 साल तक के उनका टर्म होगा। अच्छा, co-option of person having experience in field of banking, management, finance, specialization in any field and member of the board। देखिए, अगर इस टाइप की कोई एक्सपर्ट फील्ड में यदि कोई मेंबर है, कोई व्यक्ति है जिसको आप चाहते हो कि मेंबर बनाना है, तो ये प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में। अगेन क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो किसी भी एक्सपर्ट प्रोफेशनल आदमी को उसका मेंबर बना सकता है। नंबर ऑफ सच कोऑपरेटिव मेंबर्स शैल नॉट एक्सीड 2, दे शैल नॉट हैव द राइट टू वोट और बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज ऑफिस बेयर। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, बाकी के मेंबर्स तो यूजुअली सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं? इलेक्शन से आ रहे हैं। तो ये जो मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह से नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जिनको डायरेक्टली स्टेट लेजिस्लेचर ने उठा लिया है। तो एक तो इन पे सीलिंग लगाई है कि भाई 2 से ज्यादा ऐसे मेंबर्स नहीं हो सकते। दूसरा, ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्टेड नहीं है तो इनके पास वोटिंग के राइट्स नहीं होंगे, खाली के खाली वो अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं, राइट। Functional directors may also exist. Such members shall be excluded for purpose of counting total number of directors. Right? तो फंक्शनल डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो डायरेक्टर की सीलिंग 21 रखी हुई है, लेकिन मान लीजिए कुछ केसेस ऐसे अगर आ जाएं जहां पे 21 डायरेक्टर भी अपने काम को ज्यादा सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है और थोड़ा सा इफेक्टिव वर्क को मैनेजमेंट करने के लिए और डायरेक्टर्स की जरूरत है, उस परिस्थिति में डेफिनेटली फंक्शनल डायरेक्टर्स और अपॉइंट किए जा सकते हैं ताकि काम और स्मूथली हो। उनको 21 से भी 21 की गिनती में काउंट नहीं किया जाएगा। सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ये सारी की सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। इलेक्शंस का क्या होगा, कौन उनको सुपरिंटेंडेंस करेगा, कौन देखेगा, कौन इलेक्टोरल रोल्स बनाएगा, सारा पावर किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर जिस बंदे को ऑथोराइज करेगा वो कर सकता है। नो बोर्ड शैल बी सुपरसीडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन फॉर पीरियड एक्सेसिंग 6 months। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं 6 महीने से ज्यादा वो सस्पेंडेड नहीं रह सकते, राइट। उनको मतलब मीटिंग करनी ही पड़ेगी 6 महीने के अंदर, ताकि काम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सही तरीके से चलता रहे। अब सवाल ये दोस्तों कि बोर्ड को सस्पेंड किन किन केसेस में किया जा सकता है या सुपरसीड किन केसेस में किया जा सकता है। अभी हमने कुछ देर पहले बोला कि बोर्ड को 6 महीने से ज्यादा के लिए नहीं किया जा सकता, बट ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे उसको सस्पेंड किया जाता है? पहली चीज, परसिस्टेंट डिफॉल्ट। सिंपल है, लॉजिक कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है दोस्तों। बहुत ज्यादा अगर किसी ने डिफॉल्ट काम कर दिया, सही से काम चल ही नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली सस्पेंड किया जा सकता है। नेग्लिजेंस इन फॉलोइंग ऑफ द ड्यूटीज, दिस स्पेलिंग मिस्टेक दोस्तों, प्लीज फॉरगिव द स्पेलिंग मिस्टेक।
बट नेग्लिजेंस इन पार्लेंस ऑफ ड्यूटीज। सो अगर ड्यूटीज को सही से फॉलो नहीं कर पा रहे बोर्ड के मेंबर्स, सो ऑब्वियसली उस केस में उनको सस्पेंड किया जा सकता है। कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ मेंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई काम किया जाए, ऐसा कोई काम कर दिया जाए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं उनके प्रेजुडाइज्ड हो, यानी कि पक्षपात तरीके से काम कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, या अपने मेंबर जो उसके हैं बोर्ड के उनके फायदे के लिए यदि ऐसा कोई काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो गलत है। उस केस में भी उनको सस्पेंड किया जा सकता है। देयर बीइंग अ स्टेलमेट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ और फंक्शंस ऑफ बोर्ड, राइट। अगर बोर्ड के फंक्शंस को या कॉन्स्टिट्यूट करने में कोई स्टेलमेट हो गया, स्टेलमेट हो गया का मतलब दिक्कत आ गई, परेशानियां हो गई, रोड़ा पड़ गया, तो उस केस में ऑब्वियसली डेफिनेटली सस्पेंड बोर्ड को किया जा सकता है। इलेक्शन बॉडी हैविंग फेल्ड टू कंडक्ट इलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ द स्टेट एक्ट, तो जो भी स्टेट ने एक्ट बनाया है, यदि इलेक्शन उस एक्ट के सही से नियम कानून के अनुसार नहीं होते हैं और ऐसा पता चलता है कि भाई उसके इलेक्शन में गड़बड़ियां हैं, घोटाले हैं, घपले हैं, उस केस में भी सस्पेंड किया जा सकता है बोर्ड को। However, board of any society shall not be superseded or kept under suspension where there is no government shareholding from a loan or financial assistance guaranteed by the government in case of supersession of board. Administrator appointed shall arrange for conduct of elections within a period of 6 months and hand over management to the elected board. तो अगर कोई गड़बड़ी होती है, सस्पेंड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 महीने के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो इलेक्शन करवाएगा, इलेक्शन करवा के नए बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करके वापस से प्रोसेस जो है चालू हो जाएगा, राइट। Or it shall not be superseded, kept in suspension where there is no government shareholding, बड़ा important, from a loan of financial assistance guaranteed by the government in case of supersession of board। बड़ा important है कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, तो फिर उस केस में लोग जो मेंबर्स हैं वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यदि मेंबर है या उसकी शेयर होल्डिंग है, जो कि यूजुअली होती ही है, तो उस परिस्थिति में डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है सुपरसीड जो है कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। बट अगर गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है उसमें, लोगों ने खुद आपस में मिलकर एक छोटा सा कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, तो वहां पे फिर ऑब्वियसली उनको सस्पेंड करना ना करना गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, फिर लोग अपने नियम कानून खुद डिसाइड कर सकते हैं। ऑडिट की अगर हम बात करें दोस्तों कि भाई इनके फंड्स को ऑडिट कैसे किया जाता है, बड़ा सिंपल है। अगेन प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएगा फॉर मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एटलीस्ट वंस ईच फाइनेंशियल ईयर। कोई कंपलसरी भी नहीं है दोस्तों कि भाई बनाए, लेकिन बनाएगा तो एटलीस्ट एक बार फाइनेंशियल ईयर में जरूर होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं दिया हुआ है, अगेन फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी हुई है और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये पार्ट छोड़ा गया। Lay down minimum qualification experience by auditors of firm that shall be eligible and appointed by general body but from a panel approved by state government body authorized by state government on its behalf। सिंपल है, ये भी आपको समझ में क्लियरली आ रहा है कि जो ऑडिटर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबल है या नहीं, और उनकी अपॉइंटमेंट सारा का सारा कौन काम करेगा, अगेन स्टेट लेजिस्लेचर ही करेगा। और जो भी पैनल है वो स्टेट गवर्नमेंट का पैनल होगा, वहां से अप्रूव होगा, या फिर उस कोई पैनल को ऑथोराइज किया होगा, वो पैनल उसको अप्रूव करेगा, राइट। सो तब जाके ही ऑडिटर्स जो हैं एलिजिबल होंगे अकाउंट को ऑडिट करने के लिए। अकाउंट शैल बी ऑडिटेड विद इन 6 मंथ्स ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने के अंदर आपको ऑडिट करना कंपलसरी है, राइट। एक बार एटलीस्ट हर फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। मान लीजिए नहीं हो पाया पूरे साल के एंड तक, तो फिर 6 महीने के अंदर आपको कराना कंपलसरी है। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी लेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर, तो ऑडिट रिपोर्ट को ऑब्वियसली रिपोर्ट का क्या काम होता है, रिपोर्ट को हमेशा पार्लियामेंट के सामने प्लेस किया जाता है, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, जो भी रिपोर्ट्स कमिटीज बनाती हैं वो रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में प्लेस किया जाता है, फिर उस पर वोट किया जाता है, ठीक है, और फिर उस पर डिस्कशन होता है। वही चीज यहाँ पे भी कि जो ऑडिट की रिपोर्ट होगी उसको स्टेट लेजिस्लेचर में के सामने ले किया जाएगा। States may later provide that the annual general body meeting of every cooperative society shall be convened within period of 6 months of close of financial year। So states के ऊपर ये भी पावर है कि भाई जनरल बॉडी मीटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की 6 महीने के अंदर हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर जरूर कराई जाए, ठीक है। तो ये स्टेट के पास पावर है, चाहे तो ऐसी प्रोविजन स्टेट बना सकते हैं, कई स्टेट्स ने बनाया भी है। State legislation will provide access to every member of cooperative society to books, information and accounts and may make provisions to ensure participation of member in management, may also provide for cooperation, education and training, right। तो अगर मान लीजिए मेंबर्स की एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन, उनके लिए एक्सेस टू रिसोर्सेज, बुक्स, ये सारी की सारी चीजें अगेन कौन कराएगा, स्टेट लेजिस्लेचर।
क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, पावर पूरी पूरी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो इन सब से रिलेटेड कुछ भी प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट करा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर करा सकते हैं, राइट। Every cooperative society shall file returns within 6 months of close of financial year to an authority designated by state government. अगेन सिंपल है दोस्तों, जब ऑडिट ऑब्वियसली होगा तो उसको अपने जो रिटर्न्स हैं रिटर्न भी फाइल करने पड़ेंगे। रिटर्न्स 6 महीने के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 6 महीने के अंदर फाइल करने पड़ेंगे। किसको करने होंगे, अगेन कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज स्टेट सब्जेक्ट है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि रिटर्न्स में उसको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, तो चलिए और डिटेल में घुस जाते हैं, बाल की खाल भी निकाल लेते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बाल की खाल निकाल ही लेते हैं जब आप कह रहे हैं तो। रिटर्न्स में क्या दिखाना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज, एक तो आपकी एक्टिविटीज क्या हुई, उसमें कितना पैसा लगा, कितना आया, कितना गया, ये सारा। ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कि भाई पैसा आपका आया तो आया गया, वो तो ठीक है आप दिखा रहे हो, लेकिन सही से आया या सही से गया, ये इसकी गारंटी कौन देगा, और वो कौन देता है, ऑडिटर देता है। भाई ठीक है, आपने अपने रिटर्न में ये तो फाइल कर दिया कि मैंने 5,000 करोड़ कमा लिए, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और मैंने खर्च कर दिए 2,000 करोड़, ये तो आपने दिखा दिया, लेकिन भाई ये 5,000 करोड़ सही माध्यम से आए हैं कि नहीं, इसकी कौन गया, क्या पता ब्लैक मनी हो, क्या पता आपने किसी का मनी लॉन्डर कर दिया हो, हु नोस, कौन बताएगा, ऑडिटर बताएगा। तो ऑडिटर पूरा चेक करता है कि जो चैनल्स हैं वो सही नियम और कानूनों के अनुसार आए हैं या नहीं आए हैं, राइट। सो ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो भी आपको साथ में फाइल करनी पड़ेगी। प्लान फॉर सरप्लस डिस्पोजल एज अप्रूव्ड बाय जनरल बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरप्लस यदि है तो उसका डिस्पोजल करने का आपका क्या प्लान है, वो जनरल बॉडी ने जो भी प्लान बनाया है उसको आप उसको भी सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने कुछ ही समय पहले बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी और कॉर्पोरेशंस का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, आगे बढ़ना, ठीक है, और अपना मतलब बिजनेस एक्सपैंड करना। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काम है वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ये सारे उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसीलिए अगर आपके पास सरप्लस होता है, यानी कि किसी समय अगर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं जरूरत से, आपकी सोसाइटी कमा रही है, तो उस पैसे को आप कैसे यूज करोगे उसकी रिपोर्ट भी आपको साथ में फाइल करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू शो दैट इट इज यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स टू द बायलॉज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यदि कोई अमेंडमेंट्स हैं उनकी लिस्ट भी आपको साथ में फाइल करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ड्यू, सो यही कि मीटिंग्स किस किस डेट में कंडक्ट की गई हैं और किस किस कंडीशन में करानी है, ड्यू है इलेक्शंस, वो सारी चीजें आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो सोचिए कितना ज्यादा रिटर्न्स में आपको चीजें दिखानी पड़ती है, देखिए इतना सारा है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रार इन पर्सन ऑफ द प्रोविजन ऑफ स्टेट एक्ट, स्टेट एक्ट यदि और कुछ भी प्रोविजन मांगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिटर्न में, अकॉर्डिंगली उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है। तो सोचिए इतनी सारी चीजें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने रिटर्न में फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जितनी भी ऐसी बिजनेसेस होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, यहाँ पे क्या मनी लॉन्ड्रिंग के अच्छे खासे चांस बढ़ जाते हैं। ट्रस्ट हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, शेल कंपनीज हो गई, इन सभी में क्या होता है दोस्तों, करप्शन के, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग के जो पॉसिबिलिटीज है ना वो बढ़ जाती है। इसीलिए सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिटर्न्स में इतनी सारी चीजें मांगता है कि भाई आप सारी चीजें प्रॉपर तरीके से शो करो कि आपने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है। स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस फॉर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, सच अ लॉ शैल इंक्लूड कमीशन एंड ओमिशन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो ऑब्वियसली यदि कोई गलती करते हुए पकड़ा जाता है या फिर बोर्ड में कोई गड़बड़ी पकड़ाई जाती है, तो ऑब्वियसली पनिशमेंट और पेनल्टीज भी उसको मिलनी चाहिए, और ये भी डिसाइड कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। क्या क्या पनिशमेंट है ये भी चलिए देख लेते हैं डिटेल में। कोऑपरेटिव सोसाइटी विल फुली मेक फॉल्स रिटर्न ऑफ फर्निशेस फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि कौन कौन से केसेस में पनिशमेंट मिलेगी। पहले तो ये करें कि भाई फॉल्स रिटर्न दे दिया या फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, पनिशमेंट के बिल्कुल आप काबिल हो, ये बिल्कुल होगा ही होगा ऑब्वियसली यार, सही तरीके से आप नहीं दे रहे हो। अच्छा, कोई भी पर्सन विलफुली डिसोबे समन रिक्विजिशन ऑर्डर इशूड अंडर स्टेट एक्ट, सिंपल, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को समन भेजा कि भैया आप आइए अपना बयान दीजिए, फॉर वट एवर रीजन, इन्वेस्टिगेशन के लिए हो सकता है, रिटर्न्स फाइल करने के लिए हो सकता है, क्वेश्चनिंग के लिए हो सकता है, वट एवर रीजन, बट अपने समन को अगर आपने वायलेट कर दिया, ठीक है, उस केस में डेफिनेटली आप पनिशमेंट के हकदार हो, वो भी विलफुली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको मौका नहीं दिया जाता, अगर आपके जेन्युइन रीजन है तो मौका दिया जाता है, एक दो बार आप समन को आप स्किप भी कर सकते हो, यू मे पोस्टपोन इट टू सम अदर डेट, बट विलफुली पता चल रहा है कि भैया सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है, उसके बाद भी वो नहीं आ रहा है, उस केस में डेफिनेटली पनिशमेंट के आप हकदार हो। Any employer who without sufficient cause fails to pay cooperative society amount deducted from its employee within
14 डेज। सिंपल कि भाई कोई एम्प्लॉयर है जो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है, वो अगर ही फेल्स टू पे कोऑपरेटिव सोसाइटी अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय विद इन 14 डेज। सिंपल, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय के आपने जो लोग उसमें काम कर रहे हैं और वो अमाउंट जो उसमें अगर आपने एम्प्लॉय के जेब से कोई पैसा काट लिया, ठीक है, अगर आपने एम्प्लॉय की जेब से कोई पैसा काट लिया तो आपको उसको 14 दिन में पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। पर्सन हु अडॉप्ट्स करंट प्रैक्टिसेस बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड और ऑफिस बेयर। सिंपल है ये तो। करप्ट प्रैक्टिसेस यदि कोई अडॉप्ट करता है, करंट नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक दोस्तों, करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिस अगर कोई अडॉप्ट करता है इलेक्शन के टाइम पे बोर्ड में या ऑफिस बेयरर्स के, ऑब्वियसली वो पनिशमेंट का हकदार है। या फिर any officer who willfully fails to hand over custody of books, accounts, document records, security, other property belonging to cooperative society to the authorized person। अब स्टेट लेजिस्लेचर के पास पूरी पावर है दोस्तों, तो ऑब्वियसली अगर वो बोलता है कि ये सब बुक्स वगैरह जो भी हैं आपको देनी है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, अगर आप नहीं दे रहे हो या नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो आप पनिशमेंट के हकदार हो। दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर दोस्तों। तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है। यस, मैं मानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग है, रटने वाली चीज़ें हैं, बट अ वेरी सिंपल टॉपिक, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो समझ में ना आए। आपको बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रोविजन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में है, और सारी की सारी पावर्स जो इससे रिलेटेड हैं वो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दिया है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल हो, चाहे वो उनके बोर्ड में कितने मेंबर होंगे उसको डिसाइड करने से हो। बहुत सारे पावर जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइज इन दी स्टेट सब्जेक्ट। आई होप दोस्तों कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एंड प्लीज मेरे साथ बने रहें फॉर मोर अमेजिंग लेक्चर्स ऑन इंडियन पॉलिटी एंड फॉर वेरियस अदर सब्जेक्ट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस वीक एंड गुड बाय।